हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 जो कि हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में। ओके, इसके पहले हमने जो है मेथड स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन्स को बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो है एल्कोहल से हमने एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स हमने बनाना सीखा है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोकार्बन। ध्यान से मेरी बात समझना। हम बात कर रहे हैं अगर देखो हाइड्रोकार्बन्स की, तो हमने कहा सर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप बेसिकली जानते हो कि बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि आप जो हेलो एल्केन बनाओगे वो आप बनाओगे विद द हेल्प ऑफ एल्केन। ओके, एल्केन के हेल्प से बनाओगे। दूसरा आप बनाओगे एल्कीन के हेल्प से, ठीक है, एल्कीन्स के हेल्प से बनाओगे। और नेक्स्ट आप बनाओगे क्या, एल्काइंस के हेल्प से। ओके, एल्काइंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अपने हेलो एल्केन्स को बनाने वाले हैं। क्लियर है ये बात। इसके पहले अपने अगर अल्कोहल वाले से किस तरीके से बनाते हैं, अगर आपने ये नहीं देखा तो आप जाकर के पहले उसको देखो। ओके, देखो तो हम जो है बारी बारी से हम तीनों से बनाएंगे। पहले हम एल्केन को लेंगे, एल्कीन्स को लेंगे और एल्काइंस को लेंगे। इसमें आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगा मार्कोनिकॉफ का रूल, ठीक है, और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन भी आएगा। ओके, देखो अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड की, फिर से देखो हमने कहा सर एल्किल हैलाइड मतलब अगर हमें बनाना है एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड में जैसे हमने कहा सर आर एक्स क्या होता है, आर एक्स। अब इस एक्स की जगह देखो क्या हो सकता है, तो हमने कहा सर आयोडी फ्लोरीन, ठीक है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये बेसिकली 4 चीजें। तो हम इन एल्केन हम क्या करेंगे ना, हम जब एल्केन्स को लेंगे तो हम एल्केन्स का इन चारों के साथ रिएक्शन देखेंगे, या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सारी पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, समझ रहे हो। फिर एल्कीन्स के साथ देखेंगे, एल्काइंस के साथ देखेंगे, इन चारों के साथ ही देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किससे, फ्रॉम एल्केन से। ओके, किसे बात कर ली जाए, फ्रॉम एल्केन। ओके, तो एल्केन से हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एल्केन से हम लोग बनाने वाले हैं क्या, एल्किल हैलाइड। और देखो तो एल्केन से अगर हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं किसका, देखो हमें एक हैलाइड चाहिए ना, हमें हैलाइड चाहिए। तो सबसे पहले मान लो हम रिएक्शन कराते हैं। देखो एल्केन से बेसिकली क्या होगा, जो नॉर्मल तरीके से जो रिएक्शन हो जाता है ना, एल्केन से कौन नॉर्मल तरीके से रिएक्शन कर लेता है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ध्यान समझते चलो, एल्केन से जो नॉर्मल तरीके से जो रिएक्शन कर लेता है वो कौन है भाई, वो है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो देखो क्या क्या होगा कि अगर हम किसी एल्केन को, जैसे मान लो हमने ले लिया एक मेथेन, एल्केन का मतलब क्या, मेथेन एथेन। अगर हम किसी एक एल्केन को अगर हम क्लोरीन से और ब्रोमीन से डायरेक्टली अगर रिएक्शन कराएं, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद आया क्लास 10th में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। क्लोरीन को या ब्रोमीन को अगर हम रिएक्शन कराते हैं एल्केन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाता है। किसका कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाता है, मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स का। बात समझ रहे हो, देखो बात समझते हैं ये सर क्या बोल रहे हैं ये चीज आप देखो जी। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर कोई एल्केन, ठीक है, सबसे पहली बात समझो, क्लोरीन से हमें बारी बारी सभी का देखना है, ठीक है, लेकिन पहले जो इजीली तरीके से रिएक्शन कर लेगा हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर कोई एल्केन क्लोरीन से या ब्रोमीन से, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है तो क्या देता है, वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर देता है। किसका, मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स। अब देखो ये मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन समझते हैं क्या है। देखो मोनो का मतलब क्या भाई, जिसके पास एक क्लोरीन हो या एक ब्रोमीन हो, समझ रहे हो, एक ऐसा एल्केन, एक ऐसा एल्किल हम ग्रुप कह लें जिसके पास केवल एक क्लोरीन या एक ब्रोमीन हो, ठीक है। अब एक से अगर ज्यादा होगा तो हम उसे कहेंगे, अगर एक से मतलब अगर दो है तो डाई कहेंगे, अगर दो से ज्यादा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पॉली। समझ रहे हो, समझ, जैसे ये चीज आपने देखी थी, जैसे आपने कहा सर ये CH3Cl, तो ये हमारा ये मोनो हेलो एल्केन्स है ना। और मान लो फिर हमने कहा, हमने इसमें से हम एक H और निकाल दिए, CH2Cl2 हो गया, तो हमारा ये अब पॉली हेलो एल्केन्स हो गया। समझ रहे हो बात, तो इसको हम लोग कहते हैं पॉली। एक और H निकाल दो तो एक और Cl2 बढ़ जाएगा, एक और H निकाल दो तो एक और Cl2 बढ़ जाएगा, एक और Cl बढ़ जाएगा। समझ रहे आ रही बात। तो इसको हम देखो रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं कैसे। हमने कहा कुछ ऐसा होगा, देखो या तो हम क्लोरीन ले या तो ब्रोमीन, दोनों ही केसेस में या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, दोनों का रिएक्शन सेम होगा, ठीक है ना। अभी हम फ्लोरीन और आयोडीन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा से एबनॉर्मल चीजें हैं, है ना। बट अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरीन और ब्रोमीन की। तो हमने कहा कि सर मेरे पास अगर CH4 है और इस CH4 को हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, मतलब क्लोरीन के साथ, किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, जिसको हम HNU भी कहते हैं, या फिर सनलाइट दो, या फिर अगर सनलाइट नहीं है तो आप लगभग 520 से लेकर के 670 केल्विन तक आप टेम्परेचर दे दो।
तो आपका क्या बनेगा, देखो कह रहा है कि मिक्सचर बनेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनेगा किसका, मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स का। देखो होता क्या है रिएक्शन में एग्जैक्टली, देखो होता कैसे है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये एक फ्री रेडिकल्स का रिएक्शन, यानी कि फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म। फिलहाल अभी हम मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं। देखो फ्री रेडिकल्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारी एक क्लोरीन, देखो क्या होगी, इस क्लोरीन, ये क्लोरीन का एक जो कह लो कि जो मॉलिक्यूल्स होगा यार, अभी देखो क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेस करेगा, क्या, क्लोरीन का जो एक एटम है वो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपके पास CH3 और एक हाइड्रोजन हटा, तो इस हाइड्रोजन की जगह इस जो भी एक प्लेस खाली हुआ उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl। ओके, फिर जब आप दूसरी बार देखो, अभी भाई क्लोरीन यहाँ पर तो अभी अभी भी अवेलेबल होगा, समझ रहे हो, क्लोरीन अभी भी अवेलेबल होगा। तो फिर क्या करेगा, फिर ये जो CH3Cl है फिर से क्या करेगा, फिर से इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके फिर से अपने एक हाइड्रोजन को हटाएगा। तो बात समझो, जब ये एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, CH2 बचेगा, CH2। अब देखो, अब यहाँ पर दो दो जगह, मतलब इस कार्बन के पास दो जगह खाली है ना। अब इस कार्बन की वैलेंसी भी फिलहाल अभी देखो हमें कितनी बनानी होती है, 4 बनानी होती है, तो अभी है कितनी है, अभी 2 है, तो 2 जगह और खाली है ना। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे एक Cl और आ जाएगा, यानी कि क्या बन गया, Cl2, समझ रहे हो। फिर एक बार और रिएक्शन होगा, क्लोरीन अभी भी क्या होगा, रिमेन होगा, बचा हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अब अगर रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, एक बार और हाइड्रोजन हट जाएगा, यानी कि अब देखो क्या बचेगा, CH, और फिर अभी एक Cl और बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, Cl3, ठीक है। फिर एक बार और होगा, तो एक बार और ये जो H है वो हमारा हट जाएगा, और यहाँ से हटने के बाद फिर क्या हो जाएगा, एक Cl और आ जाएगा, दैट मीन्स CCl4, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, अगर आप इसका यूपीएससी नेम देना चाहो तो। आ रही है बात समझ में, है ना। तो ये हमने बात कर ली किसकी, एल्केन्स की। अच्छा ये देखो एल्केन्स की, अभी हमारे पास ये छोटी सी, मतलब क्या है, एक हमारा छोटा सा कार्बन है, मतलब बेसिकली फर्स्ट कार्बन का ही तो है ये। देखो समझना चाहो, अब अगर हम कार्बन की एक मतलब लॉन्ग, सॉरी ऐसे ऐसे समझ लो कि हम एक लॉन्ग एल्केन ले लें। लॉन्ग एल्केन का मतलब जैसे मान लो हमने प्रोपेन ले लिया, ब्यूटेन ले लिया, ठीक है, फिर हम उसको क्लोरीन से या ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस केस में हमें जो है ना डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट। अब आइसोमेरिज्म का मतलब मैंने आपको बताया भी था, इसके पिछले वाले में हमने नोमेनक्लेचर वाले में देखा भी था किस तरीके से क्या आइसोमेरिज्म, कितने कितने आइसोमेरिज्म बनते थे, देखा था ना हमने। वो तो आपको याद होगा ना, जैसे आइसोमेरिज्म की हम बात करते थे, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता था बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते थे, उनको हम आइसोमर कहते थे, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या हो अगर हम एक बड़ा सा एल्केन ले लें, जैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं, CH3 CH2 और CH3, हमने मान लो ये ले लिया, ठीक है, हमने एक प्रोपेन ले लिया, क्या हमारा प्रोपेन है। अब हमने इसको रिएक्शन कराया किसके साथ, Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में कराया, या फिर आप इतनी टेम्परेचर दे दो। तो मैंने आपसे कहा क्या होगा कि ये हमारा जो है क्या शो करेगा, मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक प्रोडक्ट ना। अब देखो क्या है आइसोमेरिक का मतलब, क्या है कि भाई अब सोचो ये जो प्रोपेन है, तो मान लो क्या बनेगा, सिंपल सी बात, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा आपका एक ये क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। लेकिन अब क्लोरोप्रोपेन की क्या पॉसिबिलिटी, मतलब वो कितने तरीके से आप बना सकते हो, तो आप बेसिकली 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन आप बना सकते हो, और एक आप 2 क्लोरोप्रोपेन बना सकते हो। कैसे सर, देखो कहने का सीन क्या है कि मान लो हमने कहा कि सर एक बार हम इस Cl को इसके साथ अटैच कर देते हैं, मतलब इस वाले कार्बन के साथ। हमने कहा ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl। देखो वही सेम वही वाली बात है, क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा हटा और Cl आकर के जुड़ा था। सिमिलरली यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और उसके जगह पर क्या आकर के जुड़ा, ऐड हुआ, क्लोरीन आकर के ऐड हुआ। ये तो हमारा बन गया। क्या आप इसका क्या नाम दोगे, आप इसका नाम दोगे 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलोगे, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये बोलोगे ना, ओके। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, मे भी ऐसा हो सकता है कि देखो अभी आपने कहा सर हमारी ये जो क्लोरीन है ना, वो मान लो फर्स्ट वाले कार्बन के पास आकर के क्या हो गई, अटैच्ड हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो क्लोरीन है वो सेकेंड वाले कार्बन के पास जाकर के अटैच हो जाए, समझ रहे हो। तो और देखो क्या बनता है, और क्या बन सकता है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ये बन सकता है CH3 CH। भाई देखो अगर आप इस क्लोरीन को अगर आप यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहोगे, तो यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी तो कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी, तभी तो एक जब वैलेंसी कम हुई तो एक दूसरा क्या कर सकते हो उसमें, कोई भी क्लोरीन आप उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये Cl और ये हो जाएगा क्या, CH3, समझ रहे हो। देखो
बैलेंस करो। हमेशा देखो कार्बन की वैलेंसी आपको कितनी रखनी है, बात ध्यान रखनी है, हमेशा कार्बन की वैलेंसी आपको 4 रखनी है। 1 2 3 4 हो गया, है ना, ये बात आ रही समझ में, 1 2 3 4। और इस वाले कार्बन की देखो वैलेंसी 4 हो गई, 1 और 3 इधर 4 है टोटल ओवरऑल। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका, आप इसका क्या नाम दोगे, आप इसको बोलोगे क्या, 1 2 3। तो टू नंबर पर क्या है, क्लोरीन है, तो क्या बोलोगे, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। क्लियर है। ये हमने लॉन्गर एल्केन अगर हमने लिया तो हमारे लॉन्गर एल्केन के केस में ये बना। देखो ना, हम बात करते हैं कि क्या होगा जब हमारा ये जो एल्केन है अगर वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। हमने नॉर्मली अभी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हमने रिएक्शन करा करके देख लिया क्या होगा। अब हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो हुआ क्या, हमने जब इसको आयोडीन के साथ रिएक्शन कराया, मान लो मैंने कहा मेरे पास एक एल्केन है CH4 प्लस और हमने एक आयोडीन ले लिया I2, इसको जब हमने रिएक्शन कराया तो देखो क्या हुआ, हमारे पास क्या बनेगा, ऑब्वियसली बात है CH3I बनेगा ही बनेगा। लेकिन हुआ क्या ना, CH3I तो बना और साथ ही साथ उसके साथ एक और चीज़ हमारी, एक और हमारी प्रोडक्ट बनी, क्या, एक और बाई प्रोडक्ट बनी जिसको हमने कहा HI, ठीक है। अब ध्यान समझो, अब ये जो HI है ना, ये हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये HI, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के होने की वजह से ये जो CH3I है ये वापस फिर से क्या होने लगेगा, मतलब एक रिवर्सिबल यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से ये HI क्या करेगा, फिर से ये जो HI है इस CH3I को फिर से CH4 और I2 में फिर से कन्वर्ट करना चाहेगा। समझ में आ रही बात। तो ये थोड़ा सा अब एबनॉर्मल तरीके का हो गया। आ रही बात, मेरी बात समझ, पहले इतनी बात समझो कि जब ऐसा देखा गया, सब सारी चीज़ें लैब में जब करी गई तो ऐसा देखा गया कि तुरंत हमारा जो है ना ये जो CH3I है वो फिर से क्या होने लगा, फिर से कन्वर्ट होने लगा किसमें, CH4 और I2 में फिर से कन्वर्ट होने लगा। तो अब अगर हमें देखो, अब एग्जैक्टली हमें तो भाई, तो हमें तो क्या बना था, हम हमारा जो ये जो एल्किल आयोडाइड है, दैट मीन्स हमारा जो मेथिल आयोडाइड है ये तो बन गया, ठीक है। लेकिन ये बनने के बाद फिर से क्या होने लगा, फिर से रिएक्शन हमारा रिवर्स ऑर्डर में चलने लगा। क्लियर है। तो हमने इसे रोकने के लिए क्या किया, हमने इसे रोकने के लिए ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हम इसको जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या करा देते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। तो देखो जैसे ही जब ये हमारा ये जो जब HI है, ठीक है, जब ये हमारा HI जब इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फर्दर हमारा वो बदल जाएगा किसमें, I2 में बदल जाएगा। यानी कि जो HI है वो I2 में बदल जाएगा। कब, जब हम इस प्रोडक्ट को यानी कि इन दोनों को फिर से हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें जो समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें जो याद रखना है वो है आपके पास, सबसे पहले है आपके पास HiO3, ठीक है, HNO3, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप किसी भी इसमें से कोई भी एक आपने लिया, जैसे मान लो आपने HiO3 को ले लिया, ठीक है। तो देखो ध्यान समझना मेरी बात, आपने कहा कि जब आप इसमें जब ये चीज़ें मिलाओगे, आपने बात समझो, ये जो आपका जो प्रोडक्ट है ना इसमें आपने HiO3 मिला दिया, ठीक है। तो आपने कहा सर मेरे पास HI था और मैंने HiO3 मिला दिया, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा ये हमारा, ये बन जाएगा हमारे पास I2, आयोडीन बना, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O। इसको आप थोड़ा बैलेंस कर लो, तो H2O है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 आयोडीन, ठीक है, आयोडीन 2 है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पर 3 कर लिया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 6 है ना, तो 6 हो गया। तो यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 5, ठीक है। तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 5 1 6 हो गया, ठीक है। देखो और I2 देखो अब कितना हो गया, एक मिनट, मतलब आयोडीन आपके पास कितना हो गया, आयोडीन हो गया आपके पास 5 और 1 6, तो यहाँ पर हम कितना ले लें, 3 ले लें, 3I2। समझ रहे हो कहने का सीन क्या है कि नॉर्मली तरीके से हमारा जो आयोडीन है ना वो एल्केन्स के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन तो कर लेगा लेकिन फर्दर फिर से हमारा क्या होगा कि HI हमारा एक स्ट्रॉन्ग, ये जो HI है यहाँ पे आप लिख लो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से क्या होगा कि फर्दर हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा। यानी कि ये जो HI है इस CH3I को फिर से CH4 और I2 में कन्वर्ट करना चाहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जैसे कि HiO3 या HNO3, ठीक है। अब ये जो HiO3 है इसके साथ रिएक्ट करके इस HI को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में फर्दर कन्वर्ट कर देगा, साथ ही साथ वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो जब आयोडीन में कन्वर्ट हो गया तो अब ये वापस इसको
क्या कर सकता है, वापस इसको मतलब बैकवर्ड रिएक्शन इसका नहीं करा सकता ना, तो फर्दर अब ये चीज़ फिर नहीं बनेगी, यानी कि हमारी अब चीज़ ये क्या हो गई, स्टेबल हो गई। क्लियर है। अब आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन करा लिया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं सर। अभी देखो हमने हमने क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ करा लिया। नाउ हम बात करते हैं कि सर अब फ्लोरीन के केस में क्या होगा। ओके, दैट मीन्स फ्लोरीनेशन। अब देखो यहाँ से हम एक बात समझते हैं क्या, कि अगर हम एल्केन का फ्लोरीन के साथ यानी कि फ्लोरीन गैस के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा ये एबनॉर्मल हो गया। मतलब क्या हुआ कि एक मतलब एक्सप्लोजन होने लगे। एक्सप्लोजन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ठीक है। क्या क्या उसको कह सकते हैं यार, एक्सप्लोजन को क्या कह सकते हैं, हाँ एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोजन ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है। मतलब उसमें से बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होने लगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि हम एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, एक्सप्लोजन होने लगा। एक्सप्लोजन होने का रीज़न ये हुआ कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन है F2 की, फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो क्या होगी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगी। तो वीक होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड है वो टूट गई, ब्रेक हो गई। तो यानी कि कहने का सीन क्या है कि हम डायरेक्ट एल्केन का फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते। मतलब देखो आपको बनाना क्या है, आपको देखो ये बनाना है, जैसे आप क्या बनाओगे, जैसे आपने यहाँ पर अभी आपने जैसे मेथिल आयोडाइड बनाया, ठीक है ना। तो सिमिलरली आप मान लो मेथिल फ्लोराइड बनाना चाहते हो, या जिसको हम कहेंगे फ्लोरोमीथेन आप बनाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली CH4 का F2 के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा, मतलब हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। तो अब क्या हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे कि हम इनडायरेक्ट तरीके से क्या करेंगे, फ्लोरोमेथेन बनाएंगे। ओके, कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट तरीके से, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जैसे मान लो आपने कहा कि आपके पास आपने CH3Br बना लिया। आपने क्या बनाया, आपने जो है, आपने बात ध्यान समझो, ये इनडायरेक्ट तरीका है, ठीक है। CH3Br, आपने CH3Br बनाया था तो ठीक है, आपने CH3Br ले लिया, और आप इस CH3Br के हेल्प से बनाना चाहते हो CH3F, यानी कि फ्लोरोमीथेन। क्या बनाना चाहते हो, CH3F बनाना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखो इसको हम रिएक्शन कराएंगे किससे, AgF से। किससे रिएक्शन कराएंगे, AgF, ठीक है। इस AgF को आप क्या कहोगे, सिल्वर फ्लोराइड कहोगे, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा समझ लो कि आपको यहाँ पर लेना है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। क्या लेना है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में जैसे आपने कहा, एक आपके पास आ गया AgF आया, ठीक है। एक दूसरा आपके पास और हो सकता है, जैसे और क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे SbF2 हो सकता है, ठीक है। और आपके पास हो सकता है AsF2। तो ये सारी चीज़ें आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के केस में ले सकते हो। यानी कि अब अगर आपको क्या बनाना है, देखो आपको बनाना है फ्लोरोमीथेन या आपको बनाना है फ्लोरोइथेन, तो आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते, है ना। आपको जो है इनडायरेक्ट तरीके से बनाना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए या तो मेथिल ब्रोमाइड लेना पड़ेगा या मेथिल फ्लोराइड लेना पड़ेगा, और उसके साथ आपको AgF के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा क्या, ये CH3F इसके साथ मतलब ये यहाँ से Br हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा, और इसके पास आकर के ऐड हो जाएगा F, और साथ ही साथ हमारा यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, AgBr। कहने का सीन है कि हमारी ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। यहाँ पे देखो हैलाइड का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो बेसिकली हमारा ये अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमारी ये चीज़ आएगी, ठीक है। एक हमारा पूरा का पूरा वो मेथड ही है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और इसी हैलाइड एक्सचेंज मेथड को हम लोग इस नाम से जानते हैं। ये बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTS। ओके, स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। अभी तो जैसे मान लो हमने केवल जो है मेथिल ब्रोमाइड लिया है, क्या हो कि मान लो अगर हम 2 कार्बन का अगर एल्केन ले ले, 3 कार्बन का अगर एल्केन ले ले, समझ रहे हो बात। तो अभी हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप एक नाम याद रखो कि यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन। यानी कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या आपको करना होता है कि आप इनडायरेक्ट तरीके से क्या बनाओगे, आप फ्लोरोमीथेन या फ्लोरोएथेन या फ्लोरो प्रोपीन जो भी, यानी कि फ्लोरो एल्केन अगर बनाना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट रिएक्शन कराना पड़ेगा, है ना। मेथिल ब्रोमाइड लेकर के या एथिल या एल्किल हैलाइड लेकर के आपको जो है AgF के साथ रिएक्शन करा करके आपको ये बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसी वजह से ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीका है बनाने का, और इसका नेम भी है, तो नेम रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होते ही है। क्लियर है ना बात।
देखो जनाब, बात करते हैं कि किस तरीके से हम एल्कीन से या एल्काइन से किस तरीके से हम अपने एल्किल हैलाइड्स को यानी कि हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। समझ रहे हो? अब देखो क्या होगा कि अगर हम किसी भी एल्कीन को या किसी भी एल्काइन को, ठीक है, अगर हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड याद है हमने ये अल्कोहल में भी हमने अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल वाले प्रिपरेशन से भी हमने ये पढ़ा था। हेलोजन एसिड का मतलब फिर से देख लो क्या होता है, दैट मीन्स HX। HX का मतलब क्या होता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, समझ रहे हो आप ये। उसके बाद HI हो सकता है। तो ये हमारे ये हेलोजन एसिड्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो करेस्पॉन्डिंग कह सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग कार्बन का ही हमारा एल्किल हैलाइड बनाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने लिया, ठीक है, आपने मान लो जैसे एथाइन ले लिया, इसे आप क्या बोलोगे, एथाइन बोलोगे। अब एथाइन का आप क्या करो, किसी एक हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराओ, हेलोजन एसिड दैट मीन्स HX, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो होगा क्या बेसिकली, देखो बात समझना, बेसिकली ये जो हमारी जो रिएक्शन है ना, इसका भी फिलहाल अभी नाम याद रखो, अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन अभी आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। केवल अभी नाम याद रखो, हम जान रहे हैं कि आपने ये चीज़ नाम अभी कहीं सुनी होगी, क्लास 11 आपने सुनी है, थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी, बट कोई बात नहीं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस क्या है ना कि अभी हम आपको एक थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, ताकि जब हम उस चीज़ को जब दोबारा बोले तो आप सरप्राइज मत हो कि अरे सर ये क्या बोल दी, है ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो बेसिकली जो रिएक्शन होता है, यानी कि किसी भी एल्कीन का किसी भी हेलोजन एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। मतलब यहाँ पर हेलोजन हमारे ऐड होते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन के थ्रू हमारा ये क्या होता है, और कौन सा एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू हमारा जो हेलोजन एसिड होगा या फिर हेलोजन होगा वो हमारे इस कार्बन के साथ क्या होता है, ऐड होता है। तो देखो क्या बनेगा एग्जैक्टली, देखो होगा क्या यहाँ से, देखो यहाँ से होगा क्या, जब ये ऐड होगा तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐड होगा तो किसी ना किसी कार्बन के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो जब ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट होकर के किस में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी एक कार्बन के साथ हमारा H ऐड हो जाएगा और किसी भी एक कार्बन के साथ हमारी जो है वो हेलोजन ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो C C, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड C C, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के पास मान लो H अटैच हो गया और इस वाले कार्बन के साथ जो है हमारा X अटैच हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर हम एक एथीन को ले ले, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, मान लो HBr के साथ करा दिया रिएक्शन। ओके, तो देखो क्या बनेगा, देखो हमने कहा कि एक कोई भी, जैसे भाई दोनों हमारी ये सिमेट्रिकल है, ये अभी अभी ये हमारा कैसा एल्कीन है, ये भाई अभी हमारा सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है ना। तो क्या होगा, कोई भी एक H जो है किसी भी कार्बन के साथ अटैच करो, कोई भी एक Br किसी भी कार्बन के साथ अटैच करो, तो मान लो इस वाले H को हमने इस वाले कार्बन के साथ अटैच किया, इस वाले Br को हमने इस वाले कार्बन के साथ अटैच किया, तो अब यहाँ से डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, हट जाएगा। देखो कैसे भाई, हमेशा वैलेंसी 4 रखनी है कार्बन की, ये भी तो ध्यान रखना है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, CH3 हो जाएगा भाई। अगर एक H अगर इस वाले के साथ अटैच होगा तो क्या होगा, CH3, और ये यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और क्या हो जाएगा CH2, और इस CH2 के साथ क्या अटैच हो गया, Br। या चाहो तो आप इस Br को यहाँ अटैच कर लो, इस H को यहाँ पर अटैच कर लो, आपकी मर्जी। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो अगर हम एक आयोडीन को अगर ऐड करें, वैसे हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड, ध्यान से समझते चलो, CH2 प्लस I2, है ना, सॉरी HI, हमें क्या लेना, हमें हेलोजन एसिड लेना है ना, सॉरी HI हमें लेना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, कोई भी मान लो कि जैसे आपने कहा सर नहीं हम इस वाले I को इस वाले कार्बन के साथ अटैच करना चाहते हैं, चलो भाई कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास CH2 और I, ये अटैच हुआ। अब जब अटैच हुआ तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हमें 4 रखनी है, तो देखो 2, ठीक है, 3 और ये 4, है ना। अब यहाँ पर आप डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, डबल बॉन्ड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अब इस वाले कार्बन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, तो कितना हो जाएगा, देखो CH3, तो बात तो वही है, CH3 CH2I। आ रही बात समझ में, क्लियर है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एथिल आयोडाइड, और ये आपका बन गया ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एथिल ब्रोमाइड। क्लियर है, इतनी बात आपको आ रही समझ में। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी लिमिटेशन है। अभी आपने कहा कि सर क्या मतलब, अभी आपने जो एल्कीन लिया है वो आपने एल्कीन कैसा लिया, अभी आपने वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। क्या हो कि अब मेरे पास, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आ रही है, क्या हो कि अब मेरे पास सिमेट्रिकल एल्कीन ना हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो। आ रही बात समझ में, ध्यान से मेरी बात समझो, हम क्या बोल रहे हैं। अब मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, जैसे मान लो समथिंग कुछ इस तरीके से CH3
और CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे आ गया। तो हमारे ये अनसिमेट्रिकल है ना 1 2 3 और ये 4 सही है। कार्बन की वैलेंसी मिल रहा 1 2 और ये 2 इधर 4। आरी बात में हमारा अब ये अनसिमेट्रिकल है। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, अब यहाँ पे सर कंफ्यूजन हो गया ना कि किसके पास जो हमारा H जाएगा, किसके पास I जाएगा या किसके पास Br जाएगा, ये तो कंफ्यूजन हो गया ना। अब इसके लिए हम एक रूल का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। आरी बात में, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल आप किसके लिए यूज करोगे, बेसिकली ये डिसाइड करने के लिए कि किस वाले कार्बन के पास H जाएगा और किस वाले कार्बन के पास हमारा हैलोजन जाएगा। चलो इसको समझते हैं। देखो तो मैंने वही कहा क्या कि अगर अनसिमेट्रिकल का केस आया, अनसिमेट्रिकल का केस मतलब जैसे मान लो मैंने प्रोपीन ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, जैसे मान लो मैंने कहा प्रोपीन, बात को ध्यान समझना, प्रोपीन जैसे मान लो मैंने लिया तो CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या एक प्रोपीन है। ओके, तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, मान लो मैंने रिएक्शन कराया HBr के साथ रिएक्शन कराया, है ना। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन, अब यहाँ पे मतलब एक थोड़ा सा एक डाउट आया कि भाई कैसे क्या ऐड होगा। तो जैसे आपने कहा सर अगर आपके पास अगर HBr है तो अगर आप HBr को अगर ब्रेक करते हो तो क्या टूटता है, H प्लस प्लस Br माइनस। अब मेरी बात ध्यान समझो, तो देखो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम मार्कोनिकॉफ एडिशन हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन अप्लाई करना है। तो देखो होता क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि सबसे पहले आप ये देखो कि जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड हो, है ना, अब इस डबल बॉन्ड के बाद जो भी कार्बन है, मतलब कि एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो क्या होगा कि हमारा ये जो Br माइनस है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन कम होगा। बात समझ आई, मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो Br माइनस है, यानी कि ये जो हैलोजन है, यानी कि ये जो X होगा वो उस कार्बन, वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम किसके पास है, इसके पास है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा Br ऐड हो जाएगा। और रही बात ये H प्लस की, तो H प्लस आयन उस वाले कार्बन के पास अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखो यहाँ ज्यादा। अब यहाँ मत देख लेना सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ ज्यादा है, नहीं, हम कह रहे हैं डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड से हमारे 2 कार्बन अटैच हैं, ये डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच है, इस डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन अटैच है ना। तो अब इस वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसके पास हाइड्रोजन की अमाउंट जो नंबर है वो कम है। तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होगा उस कार्बन के पास जाकर के Br लगेगा, और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस कार्बन के पास जाकर के ये H लगेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये CH3 एज इट इज रहेगा, ठीक है, CH3 एज इट इज हुआ। अब इस CH के पास आकर के क्या ऐड हो गया, इस CH के पास आकर के हमारा एक Br ऐड हो गया, और साथ ही साथ देखो क्या लग गया, इस CH2 के पास अब क्या हो गया, इस CH2 के पास एक H गया, तो क्या हो गया CH3। देख लो, चेक कर लो, बैलेंस चेक करो, 1 2 3 और ये हाइड्रोजन 4। इस कार्बन की चेक करो, 1 और ये 3 4। आ रही बात में। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, इसका आप नाम क्या दोगे, इसका आप नाम दोगे 2 ब्रोमो। देखो 1 2 3 है ना, तो 2 नंबर पर क्या है, ब्रोमीन है। तो जब अगर किसी कोई हैलोजन लगा होता है तो उसको क्या कहते हैं, हेलो, दैट मीन्स ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो 2 ब्रोमो। और देखो पेरेंट चेन कितने की है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन, तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन, है ना। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई कि ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। सिंपल, मार्कोनिकॉफ रूल कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से हमारे बेसिकली 2 कार्बन अटैच होंगे, तो जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा उसके पास हमारा हैलोजन चला जाएगा, और जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके पास हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। अच्छा, अब एक कंडीशन यहाँ पर ये भी अराइज हो सकती है। अच्छा चलो, अब जैसे आप ये करके बता दो, जैसे मान लो अभी हमने क्या लिया, अभी हमने जैसे मान लो क्या लिया हमने, ये प्रोपीन लिया। मान लो अगर हम प्रोपाइन ले लें, क्या ले लें, चलो आप ये करके बताओ, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, वैलेंसी देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 4, ठीक है। तो आप इसमें ऐड करो HCl। मार्कोनिकॉफ आपने रूल लगाया, मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगाया आपने। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ये जो Cl है इस C के पास जाकर अटैच होगा, समझ रहे हो। तो क्या बनेगा, देखो CH3 C
और Cl, तो एक बार अटैच हुआ ना, तो एक बार अटैच हुआ तो यहाँ से अभी केवल डबल बॉन्ड बचेगा और क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। भाई एक ये Cl इसके पास गया और ये जो H है वो इसके पास गया। फिर से अगर हम फर्दर इसका फिर से रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, फिर से हमारा ये बन जाएगा क्या, फिर से देखो अब यहाँ पर फिर से बात समझो, ऐसे हमने इसको फिर से क्या किया, ऐसे समझो हमने इसको फिर से क्या किया, इसको हमने फिर से जो है HCl के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, फिर से वही काम होगा क्या, कि उस कार्बन के पास हमारा Cl जाकर के अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, तो यहाँ पर वैसे ही कोई भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इस वाले के पास फिर से क्या होगा, एक कार्बन आकर के अटैच हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, CH3, ये एज इट इज है, सी इसके साथ एक Cl अटैच है ऑलरेडी पहले से। अब ये वाला जो Cl है वो इस वाले कार्बन के पास आकर के फिर से अटैच हो जाएगा और इस वाले CH के पास, इस वाले CH2 के पास एक हाइड्रोजन आकर के अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3। इसका नाम दे दो, क्या बताओगे आप, देखो 1 2 3, तो 2 नंबर पर क्या है, क्लोरीन है, कितनी बार है, 2 बार, तो 2 डाई क्लोरो, आ रही बात समझे, 2, भाई 2 नंबर पर ये वाला क्लोरीन भी है, 2 नंबर पर ये वाला भी क्लोरीन है, तो 2 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो। अब देखो पेरेंट चेन कितने की है, तीन कार्बन की पेरेंट चेन है, तो 3 कार्बन की पेरेंट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन ही बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइन बोलते हैं। आरी बात में ये चीज आपको समझ में आई, यानी कि ये हमारा हमने किसके बेसिस पे कर लिया, ये हमने कर लिया बेसिस, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल का हमने यूज समझ लिया कि मार्कोनिकॉफ को हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। आरी बात में अब देखो अब इसका एक जस्ट अपोजिट भी है, यानी कि मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा। तो अब मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट को कराने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेंगे हम, तो हम वो लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाम याद रखो, क्या नाम याद रखते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड। यानी कि जब भी आप मार्कोनिकॉफ का जस्ट आप अपोजिट करना चाहो, अपोजिट आप समझो कि अपोजिट का मतलब क्या होगा, मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट, तो मार्कोनिकॉफ का अगर आप अपोजिट अगर अप्लाई करना चाहोगे तो आपको उसके लिए किसके प्रेजेंस में करना पड़ेगा, आपको जो मार्कोनिकॉफ का अगर आप जो आप उल्टा अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रेजेंस में करना पड़ेगा बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में। क्या होता है बेंजोइल परऑक्साइड, देखो ये होता है C6H5C डबल O CO, एक मिनट CO, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा ना, C6H5CO, फिर O और फिर हमारा ये होता है क्या, C6H5 फिर से, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5C और डबल O। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। एक और O रहना चाहिए, नहीं। देखो यहाँ पर एक और CO रहेगा, ठीक है, ये CO, ठीक है ना। या फिर आप इसको ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। ओके देखो, तो अब हम यूज करने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर जिसको हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर जिसे हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं खराश इफेक्ट। ओके चलो देखो अच्छे, तो ना हमने कहा कि सेम वही कंडीशन हम फिर से लेते हैं। हमने कहा मेरे पास फिर से एक प्रोपीन है, क्या है भाई, प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमने कहा कि मेरे पास HBr है, क्या है, HBr, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से देखो, अभी हमने कहा कि क्या सर ये पॉसिबल नहीं है, अभी तक हम जो मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग जो कर रहे थे कि हमारा जो Br होता था वो उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और जो H होता था वो उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या सर हम इसका अपोजिट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपोजिट करने का मतलब देखो क्या हुआ, यानी कि अब ये जो Br है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और ये जो H है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास, क्या होता रहता है ये फोन, एक मिनट। ओके देखो, हमने यही कहा ना कि जो ये जो Br है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर हम उस मार्कोनिकॉफ का अगर अपोजिट करें तो, और ये H उसके पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है, CH3, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, CH2, और ये हो गया आपके पास CH2Br।
तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पर एक परऑक्साइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा परऑक्साइड। ओके, तो परऑक्साइड कहने का मतलब देखो क्या, परऑक्साइड कहने का मतलब ये है कि आपको लेना पड़ेगा बेंजोइल परऑक्साइड, यानी कि सिंपल सा इसका फॉर्मूला है C6H5COO, ठीक है, और इसका होल ट्वाइस, या फिर आप इसको हम बोलते हैं, ये हमारा जो C6H5COO का होल ट्वाइस है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखो, C6H5COO, ठीक है, CO फिर डबल O फिर CO फिर C6H5, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइल। क्या बोलते हैं? बेंजोइल, बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड। ओके, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। कितनी बार बोलेंगे? ओके, तो क्या बोल दिया जाए, दिस इज नोन एज, लिख लो ऐसे, दिस इज नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ठीक है, या फिर जिसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से भी जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात ये है कि ये जो परऑक्साइड इफेक्ट है या फिर ये जो खराश इफेक्ट है, वो केवल और केवल HBr ही देगा। बात समझना, यानी कि हमने कहा था जो खराश इफेक्ट है, खराश इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली, कौन देगा केवल? इज एप्लीकेबल ओनली टू एडिशन ऑफ HBr, ठीक है, यानी कि ये HBr ही क्या देगा, केवल और केवल खराश इफेक्ट देगा। HCl और HI ये हमारा खराश इफेक्ट नहीं देगा। बात समझना, ये हमारा खराश इफेक्ट नहीं देगा। क्लियर है? ये नहीं देगा, केवल कौन देगा? HBr। देखो, तो अभी हमने क्या कहा सर, अभी हमने एल्कीन में अभी हमने क्या किया, अभी हमने हेलोजन एसिड के थ्रू हमने किस तरीके से एल्किल हैलाइड या किस तरीके से हमने हेलो एल्केन बनाया वो हमने देख लिया। नाउ क्या हो कि अगर हम अपने एल्कीन में, अभी हम फिर से वही बात कर रहे हैं, एल्कीन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम हेलोजन एसिड ना ऐड करके क्या करेंगे, अब हम किसी हेलोजन को ऐड करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपका एक टेस्ट बताता है कि एग्जैक्टली आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, दैट मीन्स एल्कीन और एल्काइंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये एल्कीन और ये एल्काइन है। ओके, तो देखो होता क्या है कि अगर हम किसी भी एल्कीन में, यानी कि अगर हम किसी भी, मान लो सपोज हमारे पास अगर एथीन है, तो अगर हम किसी भी एल्कीन में क्या करें, ब्रोमीन को, ठीक है ना, CCl4 के साथ मिलाकर, किसके साथ? CCl4 के साथ मिलाकर के अगर हम उसको एल्कीन में मिलाएं, तो बेसिकली ब्रोमीन की जो कलर होती है, ब्रोमीन बेसिकली कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। तो उसकी जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिस्चार्ज होने लगेगी, मतलब वो खत्म, वो फिनिश होने लगेगी। ओके, तो यानी कि इस रिएक्शन से हमें यह भी पता चलता है कि अगर ऐसा हुआ, अगर जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की कलर जो है वो डिस्चार्ज हो गई, मतलब वो रेडिश ब्राउन से मतलब वो कलरलेस हो गया, तो हम कहेंगे कि हमने जिस भी कह लो क्या, मतलब ऐसे कह लो, जिस भी सॉल्यूशन में हमने ये ब्रोमीन और उसके CCl4 के सॉल्यूशन को मिलाया, तो हमारा वो जो सॉल्यूशन है वो हमारा या तो एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। ठीक है, हरी बात में, यानी कि एडिशन ऑफ हेलोजन, अगर हम किसी एल्कीन में हेलोजन, और हेलोजन में केवल क्या? ब्रोमीन, ठीक है, Br2, हेलोजन में कौन सा हेलोजन? हेलोजन में Br2। अगर हम किसी एल्कीन में ऐड करेंगे तो जो ब्रोमीन की जो रेडिश ब्राउन कलर होगी वो क्या हो जाएगी? वो उड़ जाएगी। और इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं, ये देखो ये सब सारी चीजें लैब में टेस्ट करी गई भाई, है ना। हम आपको, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, जाओ आप जाकर के लैब में टेस्ट करो, हाँ सर ऐसा ही होता है, हाँ सर ठीक है ना, ये चीज़ आप जाकर के टेस्ट करो, फिर आप अपना एक ऑब्जर्वेशन लिखो, या फिर दूसरे लोगों ने जो भी ऑब्जर्वेशन किया उनके बेसिस पे आप अपना रिजल्ट, मतलब चीज़ों को याद रखो। समझ रहे हो? तो क्या होगा, देखो
मैंने कहा मेरे पास क्या है, एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने रिएक्शन कराया किससे, ब्रोमीन से, ठीक है, Br2। अब किसके प्रेजेंस में, मतलब CCl4, मतलब हल्का बूंद बूंद करके हमने CCl4 डाला, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सेम वही यहाँ पर भी वही हमारा एडिशन ही होगा, मतलब एडिशन ही तो करना ना, तो यानी कि भाई यहाँ पर Br 2 बार है तो एक Br जाएगा यहाँ पर, एक Br जाएगा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखो क्या होगा, Br CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। क्या बोलोगे आप इसे बोलोगे क्या, देखो Br कितनी बार है, 1, एक Br 1 पर, एक Br 2 पर है, यानी कि 1 2 डाई ब्रोमो, भाई ब्रोमो कितनी बार है, 2 बार, तो 1 2 डाई ब्रोमो। और देखो 2 कार्बन की एल्केन, तो 2 कार्बन के एल्केन को आप क्या बोलोगे, एथेन, तो 1 2 डाई ब्रोमो एथेन। ओके, क्लियर है बात, ये बात आ रही सामने। इसी को हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइब्रोमाइड, याद आया, VIC, विसिनल डाइब्रोमाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। हम जल्दी से एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जो रिएक्शन, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है एलिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये एलिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब देखो क्या है, तो ये कहा गया कि जब हम किसी एल्कीन्स को, ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एल्कीन्स की, है ना, हम ये एल्कीन्स वाला पोर्शन ले रहे हैं। जब किसी एल्कीन्स को हीटेड किया गया, किसके साथ, Cl2 या Br2 के साथ जब गर्म किया गया, ठीक है, 2 चीजें हैं, Cl2 या Br2 के साथ जब गर्म किया गया एट हाई टेम्परेचर, तो लगभग कितना रखना है, 773 केल्विन रखना है। तो क्या हुआ, द हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन इज सब्सटीट्यूटेड बाय हैलोजन एटम। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा बच्चे कि ये जो इसका मतलब क्या है, द हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन, यानी कि एलिलिक कार्बन का हाइड्रोजन एटम। पहले हम इस चीज को समझते हैं कि सर ये चीज क्या है। देखो यहां से ये बात ध्यान समझो कि हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन का मतलब क्या है। हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन का मतलब ये हुआ कि एक हमारा वो ऐसा कार्बन, दैट मीन्स हमने कहा सर कार्बन दैट इज, ऐसे समझ लो, हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। और उस मतलब हमने देखो ऐसा समझो, ये क्या है, मतलब हमने कहा ना कि एलिलिक हमने कहा हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन, तो हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने कोई एक प्रोपिलीन लिया, ठीक है, हमें क्या करना है, अच्छा एलिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा बेसिकली एथीन को छोड़ करके, क्योंकि एथीन में एलिलिक कार्बन एटम होगा ही नहीं। क्यों, देखो रीजन समझो क्यों नहीं होगा। हमने कहा सर अगर हम मान लो, अगर हम ये लेते हैं CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एक प्रोटीन है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि सर ये यहाँ पर एलिलिक कार्बन का मतलब क्या है। तो एलिलिक कार्बन का मतलब बोलता है क्या कि दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। तो ये हमारा कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है, ये हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, यानी कि इसके नेक्स्ट, यानी कि ये वाला जो कार्बन होगा, इस वाले कार्बन को हम लोग कहेंगे क्या, एलिलिक कार्बन। क्या कहेंगे, एलिलिक कार्बन। और इस एलिलिक कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा है, उस हाइड्रोजन का क्या होगा, उस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ Cl या विद द हेल्प ऑफ Br। मेरी बात समझना, इस वाले केस में देखो हमने कहा कि ये वाला हमारा एलिलिक क्या है, एलिलिक कार्बन है। अच्छा चलो, मैंने आपसे कहा कि अगर हम ऐसे लिख ले तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो आप मेरे को बताओ इस केस में आप एलिलिक कार्बन किसको मानोगे। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, जब भी हम बोलते हैं एलिलिक कार्बन, तो एलिलिक कार्बन जैसे मैंने इसको कहा, क्यों भाई, क्योंकि हमारी डबल बॉन्ड यहाँ है ना, डबल बॉन्ड अगर यहाँ है बच्चे, तो देखो बताओ तो जो नंबरिंग होगी वो किधर से स्टार्ट होगी, इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3। अब देखो, अब इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड यहाँ, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3। तो देखो अब डबल बॉन्ड के पास हमारा जो कार्बन है, तो उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन क्या हो गया, ये, तो ये जो है ना हमारा, ये हो गया हमारा एलिलिक कार्बन। क्या हो गया, एलिलिक कार्बन। समझ में आ रही है बात। तो क्या होगा कि अब एलिलिक कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा बाय हैलोजन एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लो यही ले लिया, ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है, एक प्रोपिलीन है, ठीक है।
और हमने इसको गर्म किया किसके साथ, Cl2 के साथ, और हमने टेम्परेचर कितना, हाँ इसमें टेम्परेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना टेम्परेचर का ये फिर पॉसिबल, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर हम इसमें जो है वो भी तो लगा सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल भी तो लगा सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात ना, ठीक है। आप मार्कोनिकॉफ भी तो रूल लगा सकते थे जब तक आपने टेम्परेचर नहीं लिखा है, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर लिखा तो अब आप इसमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगा सकते। देखो दो चीजें हैं, ध्यान से समझना, ये हमारा जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है। तो इस अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में बेसिकली तीन पॉसिबिलिटी है। पहली हमने पॉसिबिलिटी देखी किसकी, पहली हमने पॉसिबिलिटी देखी मार्कोनिकॉफ वाले की, मार्कोनिकॉफ वाला रूल आपको पता है। फिर दूसरा हमने देखा कि नहीं मे भी हम मार्कोनिकॉफ का हम अपोजिट भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बेंजोलिक पेरोक्साइड का जो है प्रेजेंस चाहिए होता था, ठीक है। हाँ, और एंटी मार्कोनिकॉफ वाले रूम ने या फिर आप कह लो कि जो खराश इफेक्ट था आपका, ठीक है, या फिर जो पेरोक्साइड इफेक्ट था, उसके लिए कंडीशन एक मस्ट जो फुलफिल कंडीशन होती थी वो ये थी कि वहां पर हमेशा हमारा जो है Br2 ही हो सकता था, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। अरे बात समझ में, मतलब हम उसमें क्या लेते थे, सॉरी हम उसमें हेलोजन एसिड लेते थे, ओके 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 ओके, सॉरी हम लोग उसमें हेलोजन एसिड की बात करते थे, नहीं है ना, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं, तो काफी सारी माइनर सी एकदम चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो हम ये कह रहे हैं कि हम जो एंटी मार्कोनिकॉफ या हम जो मार्कोनिकॉफ रूल जो हम अप्लाई कर रहे थे वो हम लोग यूज कर रहे थे किसके लिए, वो हम लोग यूज कर रहे थे हेलोजन एसिड के साथ यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ वाले में हमेशा यहाँ पर हम हेलोजन एसिड के टर्म में एज क्या ले रहे थे, हम हमेशा हम HBr ले रहे थे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही ले रहे थे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा तभी क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, हमेशा HBr के प्रेजेंस में ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पर हम देखो Cl2 का एडिशन करा रहे हैं, है ना, बहुत ही बेसिक सी बातें, क्लियर, ये सब क्लियर चीजें करते चलो। वहां पर हम HCl ले रहे थे, HBr ले रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हम Cl2 ले रहे हैं या यहाँ पर हम Br2 लेंगे। तो क्या बोला गया, ये कहा गया कि जो हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, कौन सा हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिलिक कार्बन। तो हमने कहा सर ये हमारा एलिलिक कार्बन है। अब इस एलिलिक कार्बन के साथ देखो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट होगा। तो हटा दो यहाँ से एक, अगर हाइड्रोजन अगर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो क्या बचेगा, CH2, और जब अगर सब्स्टिट्यूट हुआ तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर Cl लग जाएगा, समझ रहे हो, Cl लग जाएगा, और बाकी की सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, CH और डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एलिलिक हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलोजिनेशन, क्लियर है। मतलब देखो हमारा जो हेलोजिनेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एट एलिलिक पोजीशन। हेलोजन ऐड हो रहे हैं ना, हेलोजन ऐड कहाँ हो रहे हैं, एट एलिलिक पोजीशन, यही तो हमारी एलिलिक पोजीशन है, क्लियर है बात, ठीक है। आप इसका नाम क्या दोगे, आप इसका नाम देखो क्या दोगे, आप इसका नाम दे दो। तो देखो हमेशा नेमिंग किधर से करोगे, तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3, समझ में आ रही बात। तो 3 पर क्या लगा है, क्लोरीन, तो हमने क्या कह दिया इसका 3 क्लोरो। और देखो पेरेंट चेन कितने की है, पेरेंट चेन देखो 3 कार्बन की है, पेरेंट चेन कितने की है, पेरेंट चेन है 3 कार्बन की, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, पेरेंट चेन 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। अब देखो डबल बॉन्ड है तो ईन लगाएंगे, तो भाई ईन जो है वो कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तो प्रोप 1 ईन, क्लियर है, 3 क्लोरो प्रोप पी होगा, प्रोप 1 ईन, क्लियर है ना। है ना, एलिलिक कार्बन वाले में देखो कंफ्यूज मत होना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो अगर ये वाला दे दिया, चलो मैंने आपको ये दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है, और हमने कहा कि चलो हम इसका जो है ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और टेम्परेचर कितना रखना है, 773 केल्विन, ओके 773 केल्विन रखना है। चलो आप बताओ कहाँ पर हमारे पास जो ब्रोमीन है वो कौन सा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। मैं तो याद रखना है क्या कि ब्रोमीन हमारा, अगर हम 773 केल्विन अगर टेम्परेचर दिए हैं तो ब्रोमीन हमारे कौन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, एलिलिक हमारा जो भी कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये पहचानो कि एलिलिक कार्बन है कहाँ पर, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग आप यहाँ से करोगे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के साथ ये कार्बन अटैच है, तो एलिलिक कार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, है ना, मतलब कि डबल बॉन्ड वाले के बाद वाला नेक्स्ट वाला हमारा कार्बन, यानी कि ये वाला कार्बन हमारा क्या हो गया, एलिलिक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, तो देखो क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH
और यहाँ से देखो एक H हट गया तो क्या बचा CH2, और यहाँ पर हमने एक लगा दिया क्या Br। तो इसका आप नाम दे दो। तो हमेशा देखो जिधर से डबल बॉन्ड आपकी नजदीक है उधर से आप नेमिंग करोगे 1 2 3, ठीक है। तो 3 नंबर पर क्या है ब्रोमीन, तो क्या कहोगे आप 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, अच्छा 3 ब्रोमो। अब देखो उसके साथ अब 3 ब्रोमो हो गया। अब 1 नंबर पर क्या है आपके पास, मतलब बेसिकली अब ये 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की पैरेंट चेन को आप बोलते हो प्रोप। तो अब प्रोपेन या प्रोपीन, तो क्योंकि हम प्रोपीन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या लगाएंगे प्रोपीन लगाएंगे। तो 3 ब्रोमो प्रोप वही चीज है यार, ठीक है, प्रोप 1 ईन। ये हो गया आपका क्या एलिलिक, नाम बड़ा अजीब है इसका, एलिलिक हेलोजिनेशन। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जितनी भी पॉसिबिलिटी हमने वो सारी के सारी देख ली। और देखो ये सारे के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट किस लिए भी हैं, कन्वर्जन के पर्पज से, समझ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने कहा कि अगर एल्कीन से, समझना, एल्कीन से अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है आप मार्कोनिकॉफ वाला रूल यूज करके क्या कर सकते हो, किसी भी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। आ रही बात समझ में। अब अगर आपने उसके ऊपर अगर आपने देखो, अगर आपने पेरोक्साइड का अगर आपने यूज नहीं किया है तो आप बेसिकली जो है या तो आप ऑब्टेन करोगे क्या, जैसे आप पर्टिकुलर एक जैसे 2 ब्रोमो प्रोपेन ऑब्टेन करोगे, समझ रहे हो, या 2 डाइक्लोरो, जैसे आपने देखा था 2 डाइक्लोरो आपने प्रोपेन ऑब्टेन किया था। लेकिन मान लो आपको नॉर्मल प्रोपेन बनाना है, या फिर मान लो आपको नॉर्मल आपको नॉर्मल एल्किल हैलाइड बनाना है ना। तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड का रिएक्शन का उसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ेगा, तो फिर आप एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड्स ऑब्टेन कर पाओगे। समझ रहे हो ना ये चीज, ठीक है। जैसे कि आपने कहा प्रोपीन, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या। अगर बोलता है कि हाउ टू कन्वर्ट प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन से आप मान लो 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे, समझ रहे हो, प्रोपीन से 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे, तब तो आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे मान लो फिर आपसे अगर ये बोला कि नहीं हाउ टू ऑब्टेन क्या, नॉर्मली जैसे हमने ये कह दिया कि जैसे मान लो अगर हमें 3 कार्बन का अगर हमें लेना होगा क्या 3 कार्बन का अगर हमें ये एल्किल हैलाइड अगर लेना होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे, मान लो हेलोजन में मान लो हमने Br ले लिया, तो हम क्या कहेंगे उसको ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो आप प्रोपीन से ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो उसके लिए फिर हमें एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल का यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अगर मान लो बोल दिया कि 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे यूज करोगे, तो फिर हम मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करेंगे। सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको जो है कहीं एक जगह अच्छे से कॉपी पर लिख लो और चीजों को मेंशन कर लो। ये सारी की सारी चीजें आपको नोट्स में भी दी गई हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखो बेसिकली बहुत ही ज्यादा ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है, तो आपको इसको जो है कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का ये तरीका होता है बच्चे कि आपको इसको कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपको ये अच्छे से याद रहेंगी चीजें। ये सब देखो चीजें फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड हैं भाई, ये लैब में चीजें फिक्स करके कर दी गई हैं कि ऐसा होगा, ऐसा फैक्ट है, बस आपको उसको याद रखना है। तो ये कैसे याद होगा, बार बार लिखने से, बार बार पढ़ने से। ओके चलो ठीक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।